नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। आज किस वीडियो में आपके लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले 100 क्वेश्चन जो पिछले महीनों पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से यहां पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि जो क्वेश्चन आज की इस क्लास में होने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त या किसी अन्य महीने में होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर ट्रिपल सी की तैयारी ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? फेसबुक है आखिर इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2002, 2004, 2006 या 2008। तो याद रखेंगे फेसबुक की स्थापना हुई है वो हुई 2004 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो, क्योंकि जो सोशल मीडिया से काफी बच्चों का कहना था जिनके एग्जाम हो चुके हैं उन्होंने कहा इसकी सर सोशल मीडिया थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अब जो 15 से 20 क्वेश्चन है स्पेशल सोशल मीडिया के, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सभी को याद कर लेंगे। फेसबुक की स्थापना कब हुई है? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। अगला क्वेश्चन है, आखिर फेसबुक के संस्थापक कौन है? आखिर फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए लैरी पेज द्वारा फेसबुक का आविष्कार किया गया। तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल गेट्स के द्वारा तो नहीं, एलन मस्क नहीं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग है। और फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई और किसके द्वारा? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इंस्टाग्राम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंस्टाग्राम है इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी सन 2010 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो इंस्टाग्राम है इसकी स्थापना और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं आपके केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। तो आप याद रखेंगे जो इंस्टाग्राम है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2010 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं कि ट्विटर है, ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है। आखिर इसकी स्थापना कब हुई? 2004, 2005, 2006 या 2007। तो याद रखेंगे ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे ट्विटर के संस्थापक थे वो थे आपके जैक डॉर्सी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो। ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डॉर्सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो ट्विटर का वर्तमान में नाम है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब कब लॉन्च हुआ था? जो यूट्यूब है आखिर ये कब लॉन्च हुआ था? 2002, 2003, 2005 या 2007। तो याद रखेंगे यूट्यूब जो लॉन्च हुआ था वह आपका सन 2005 में लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पूछा रहे थे संस्थापक और सन से। तो मैंने सोचा कि 10 से 15 क्वेश्चन ये वाले आपके स्पेशल रख देता हूँ, क्योंकि आपसे यदि नॉर्मल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के पूछे तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाए। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? तो यूट्यूब के 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल सकते हैं, स्टीव चेन मिल सकता है, चार्ड हाइले, जावेद करीम, ये ऐसे मिल सकता है। आपको 3 ऑप्शन, ए ऑप्शन में आपको ये नाम दे दे, बी में ये और सी में ये, और डी ऑप्शन में दे दे ऑल ऑफ दीज सभी। या आपको नाम दे सकता है, 2 नाम दे सकता है, 3 नाम दे सकता है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? तो यूट्यूब के संस्थापक हैं स्टीव चेन, चार्ल्स हार्ले, जावेद करीम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप की स्थापना, जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, सभी यूज करते होंगे व्हाट्सएप को, इसकी स्थापना कब हुई है? तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई है 2009 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप के संस्थापक है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप के संस्थापक है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और स्थापना कब हुई? 2009 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिंक्डइन की स्थापना या लिंक्डइन कब स्थापित हुआ? तो लिंक्डइन स्थापित हुआ था आपका सन 2003 में। आप यदि कोई भी जॉब या किसी प्रकार जॉब
बिजनेस ढूंढना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? आपको लिंक्डइन का प्रयोग करना चाहिए, जहां पर आपको ऑनलाइन जॉब मिल सकती है लिंक्डइन पर। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन के संस्थापक फिर कौन है? तो लिंक्डइन के संस्थापक है वो आपके रीड हॉफमैन। लिंक्डइन के संस्थापक कौन है? तो लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्नैपचैट, जो आप स्नैपचैट चलाते हैं, आखिर इसको कब लॉन्च किया गया? तो स्नैपचैट को लॉन्च किया गया था 2011 में। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो मैंने कहा सीधे सीधे क्वेश्चन आपके ये रख दिए जाए। इसके संस्थापक कौन है? तो स्नैपचैट के संस्थापक है इवान स्पीगल, बॉब मर्फी। याद रखेंगे स्नैपचैट के संस्थापक कौन है? तो इवान स्पीगल कॉमा बॉबी मर्फी। आपको ऑप्शन मतलब जो ये जिस दो नाम होते तो आपको दो नाम दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है। जैसे आपको आपने याद रख लिया इवान स्पीगल, लेकिन आप बॉबी मर्फी को याद नहीं रखते तो वो भी आप यहाँ पर आंसर गलत हो सकता है। तो आपको जो जैसे दो लोगों ने मिलाकर किसी चीज़ का आविष्कार किया, तीन लोगों ने, तो आपको सारे नाम याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टेलीग्राम की स्थापना किसने की? तो टेलीग्राम की स्थापना की है पावेल ध्रुवोव ने। पावेल ध्रुवोव द्वारा टेलीग्राम की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? जो आपने 15 क्वेश्चन देखे हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि संस्थापक और समय बहुत पूछी आ रही हैं। जो व्हाट्सएप फेसबुक जो आपने पढ़े हैं अभी, जो 15 क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, दोबारा से रिवीजन कर लेंगे उनको अच्छे से। पूछा गया है अगले क्वेश्चन नंबर 16 में, इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे उसके लिए हम HTTPS का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए HTTPS का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब हो जाएगा सिक्योर। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने ये फंक्शन दिया हुआ है, एक फॉर्मूला लगा हुआ है। आपको जानकारी होगी, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो बराबर चिन्ह लगा हुआ है और लिखा हुआ है PMT कोष्टक में 10% डिवाइड बाई 12 कॉमा 36 कॉमा, ये आपके सामने वैल्यू दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपए। क्या कैलकुलेट करेगा? आखिर जो PMT फॉर्मूला है, आखिर ये किसको कैलकुलेट करता है? जैसे आपको पता है कि जो सम फंक्शन होता है वो संख्याओं को जोड़ने के लिए, एवरेज फंक्शन होता है वो औसत निकालने के लिए, मिन फंक्शन होता है कम से कम वैल्यू निकालने के लिए। इसी प्रकार जो PMT फॉर्मूला होता है वो होता है मंथली EMI निकालने के लिए। मंथली EMI निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इक्वल PMT फॉर्मूला यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। किस मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? तो जो CSC हैं इसको स्थापित किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। आपको जो भी काम ऑनलाइन डिजिटल रूप से आप कराते हैं, तो आपने देखा कैफ़े देखा होगा, कैफ़े नाम दे सकते हैं कि जहाँ से आप कोई फॉर्म भराते हैं या कोई सा भी दस्तावेज को फोटो कॉपी भी प्रिंट हो जाती है, तो सीधा कहने का जहाँ आपने कह सकते हैं कैफ़े देखा होगा, तो वो आपका एक CSC सेंटर होता है, जहाँ पर आपके जैसे आ जाते हैं निवास बनवाने या किसी प्रकार से फॉर्म या किसी प्रकार से आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो आपके सब CSC सेंटर के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपको आय बनवानी है, जाति बनवानी है, निवास अपना पैन कार्ड जैसे अप्लाई करवाना है, तो वो सारे वहाँ से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उद्देश्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर इसमें जो मेल मर्ज है इसका उद्देश्य क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है इसका उद्देश्य होता है एक ही डॉक्यूमेंट को कई रेसिपिएंट के लिए पर्सनलाइज करना। मतलब कहने का जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप काफ़ी लोगों को भेजना चाहते हैं, या काफ़ी लोगों के लिए उनके अलग अलग एड्रेस और अलग अलग नाम जैसे होते हैं, तो उन सभी के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बार जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बार आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसमें आप फिर नाम और मेल चेंज करते जाएंगे, और उसी में आपके ये शब्द आपकी मेल मर्ज में होती है, एक ही डॉक्यूमेंट को कई रिसिपिएंट के लिए पर्सनलाइज करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आखिर इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट, ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, केवल गेमिंग में प्रयोग, या फाइल कंप्रेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, व्यक्ति की तरह सोचना
और उसकी तरह काम करना, वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य है। ह्यूमन की तरह, व्यक्ति की तरह और डिसीजन लेना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी में किया गया है, इस बात को भी याद रखें, क्योंकि कंप्यूटर में टोटल अभी तक 5 पीढ़ियां हुई हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आकर पूछा गया इसकी क्लास कौन सी है। आईपी एड्रेस 172.16.0.0 किस क्लास का है, तो याद रखेंगे ये एड्रेस आपका पहली क्लास का एड्रेस होता है 0 से लेकर 127 तक। पहली क्लास का एड्रेस होता है 0 से लेकर 127 तक, और दूसरी क्लास का एड्रेस होता है 128 से लेकर 192 तक। तो ये आपकी कौन सी क्लास के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपके बी क्लास के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड सॉर्टर होता है उसका प्रयोग होता है आपका स्लाइड ऑर्डर मैनेज करने के लिए। जैसे आप स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जाएंगे तो आपके सामने सारी स्लाइड आ जाएंगी, आप उनको ऑर्डर में रख सकते हैं। जैसे कोई स्लाइड हमें ऊपर रखनी है, कोई स्लाइड नीचे रखनी है, तो आप उसको अपने अनुसार रख सकते हैं, अपने क्रम के अनुसार रख सकते हैं कि कौन स्लाइड को आपको कहाँ पर रखना है। तो स्लाइड को ऑर्डर में मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यूपीआई पेमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का डेवलपमेंट किस संस्था ने किया। जो आखिर हमारा यूपीआई है, आखिर इसका डेवलपमेंट किस संस्था द्वारा किया गया है। आरबीआई, एसबीआई, एनपीसीआई या नेस्कॉम। तो याद रखेंगे जो यूपीआई है इसकी यूपीआई का डेवलपमेंट किस संस्था द्वारा, तो वो है आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आप सब जानते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई संस्था डेवलप की गई है। तो और यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिफाइड मोबाइल इंटरफेस। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप देखेंगे जिन साथियों के एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है कि सर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लास बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका जो एग्जाम हो, आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे क्वेश्चन यही देखने को मिले जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने बी लुकअप फंक्शन लगा हुआ है। तो बी लुकअप क्या करता है, वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए बी लुकअप का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर ये क्या करेगा, तो याद रखेंगे जो हमारी पूरी सीट है, ये पूरी सीट का एड्रेस है, और ये आप देखेंगे ये एड्रेस वहाँ का है। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका 3 का मतलब हो जाएगा आपका कॉलम 3 की वैल्यू लौटाएगा, जहाँ पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम 101 है। ये क्या है, जो 101 है ये आपका पहला कॉलम है, 101 ये पहला कॉलम है, ये पूरी सीट का एड्रेस है। और कॉलम 3 की वैल्यू को लौटाएगा। कॉलम मतलब जिसमें 101 लिखा होगा, और उसके बाद जो कॉलम 3 होगा उसकी वैल्यू को लौटाएगा। और यहाँ पर ये फॉल्स लिखा होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बी लुकअप का प्रयोग करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं आखिर इसमें IaaS, PaaS और SaaS आपसे 3 फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपसे पूछ सकता है PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको ये तीनों फुल फॉर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया था। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर में कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए, या पैराग्राफ अलाइनमेंट बदलने के लिए। तो याद रखेंगे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
तो याद रखेंगे फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है? तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य वो होता है फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी फ्री स्टोरेज स्पेस दी जाती है? तो डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को जो फ्री स्टोरेज दी जाती है वो दी जाती है 1 GB की। डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को फ्री स्टोरेज कितनी दी जाती है? तो वो दी जाती है 1 GB की। ऑप्शन नंबर ए आप सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए प्रयोग होता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है? फाइल फॉर्मेट बदलने के लिए, सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए या फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है इसका प्रयोग होता है सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। किसका प्रयोग होता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर इसकी लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे IPv6 की लंबाई होती है 128 बिट की और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और आपसे पूछ सकता है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस होता है वो होता है 32 बिट का। और जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है यह होता है 128 बिट का। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 में KYC में KYC का फुल फॉर्म क्या है? जो आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप कहते हैं आपका खाता बंद हो गया तो आपको वहाँ पर KYC करानी होती है। तो KYC का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? तो KYC में KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यह KYC का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर क्या होता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन होता है आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो ऑप्शन ए है दोनों एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होता है जबकि एनिमेशन उसके ऑब्जेक्ट पर। अगला ऑप्शन है एनिमेशन स्लाइड चेंज करने के लिए, ये ट्रांजिशन केवल साउंड करने के लिए। तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो ट्रांजिशन और एनिमेशन होता है वो होता है जो ट्रांजिशन होता है वो पूरी स्लाइड पर होता है और जबकि जो एनिमेशन होता है वो उसके ऑब्जेक्ट पर। मतलब कहने के लिए जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाएंगे उसमें ट्रांजिशन लगेगा क्योंकि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जा रहे हैं। और जब एक स्लाइड के अंदर आपने कुछ फोटो लगा दी, कुछ टेक्स्ट लिख दिया और उसके अंदर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आपका एनिमेशन कहलाएगा। मतलब स्लाइड पे लगता है ट्रांजिशन और ऑब्जेक्ट पर लगता है एनिमेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यह भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों देता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में चाहते हैं कि हमारी जो आज की डेट है और आज का समय वर्तमान समय है वो हमारी सेल के अंदर लिख जाए तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? टुडे, टाइम, डेट या नाउ। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम और डेट दोनों को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा, वो है हमारा नाउ। आप सबसे पहले बराबर लगाएंगे सेल के अंदर और लिख देंगे नाउ और एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद उस सेल में डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपके डिवाइस में जो भी डेट होगी, यदि सही डेट और टाइम होगा तो सही आ जाएगा और यदि गलत होगा तो गलत आएगा क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपके वर्तमान डेट और तारीख को इंसर्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर इसमें जो फार्मिंग अटैक होता है ये क्या होता है? तो याद रखेंगे साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक होता है यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है। यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना ये किसका अर्थ होता है? तो ये आपका फार्मिंग अटैक के अंतर्गत आता है क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक में क्या आता है? तो फार्मिंग अटैक मतलब यूजर को फेक वेबसाइट पर, जैसे आप यूज कर रहे हैं उसको आप क्या करेगा फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। कि आपको जैसे ऐड के माध्यम से भी कर सकते हैं कि क्लिक करेंगे तो सीधा आपको फेक वेबसाइट पर ही आपको लगेगा कि ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है और आपको दूसरी फेक वेबसाइट पर भेज दी जाएगी जहाँ से आपका डेटा चोरी होने के चांस हो सकते हैं। भारत में डिजिटल अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का प्रारंभ सन 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट टूल्स किस मेन्यू में पाया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो वर्ड काउंट टूल्स होता है कि टोटल आपने कितने वर्ड लिखे, कितने पैराग्राफ हैं, कितने स्पेस के साथ हैं और कितने बिना स्पेस के साथ है, मतलब जो आपने लिखा हुआ है तो आखिर उसमें कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, उन सभी को काउंट करने के लिए तो वही आपका वर्ड काउंट होता है। आखिर इसका ऑप्शन किस मेन्यू पे मिलता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है हमें टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैप्चा का मुख्य प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखें जो कैप्चा होता है इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए यूजर इंसान है या कोई बॉट्स। मतलब कहने का जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ भी छोटा से छोटा आप देखेंगे कोई काम करते हैं ऑनलाइन तो उसमें कैप्चर कोड आता है, उसमें या तो नंबर लिखे होंगे या अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, तो वो कैप्चा होता है और इसका प्रयोग होता है यह सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि यदि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली या कोई बॉट्स काम करेगा तो उस कैप्चर को देखकर वो वहाँ पर भर नहीं सकता, और डिटेल भर सकती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन जो कैप्चा होता है क्योंकि आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चा आपका चेंज हो जाएगा। और उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से लाइन भी खींची होती है, ऐसा नहीं कि आपका सीधा कैप्चा लगा, तो आप देखेंगे काफ़ी बार उसमें लाइन भी खींची होती है उसके बैकग्राउंड में। तो कैप्चा होता है वो आपके इसी के लिए होता है कि यूजर मतलब यूजर इंसान है या कोई बॉट्स है उसकी पहचान करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डीएनएस होता है इसका मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख गया है कि आईपी एड्रेस को डोमेन में नहीं, डोमेन नेम को आईपी बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? डोमेन को आईपी बदलने के लिए डीएनएस का मुख्य कार्य होता है, और डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का है? जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का हमारा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस मतलब हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक प्रकार का आपका हानिकारक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया था। तो याद रखेंगे कब और किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम 8000, जिसको 1991 ईस्वी में विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 उसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था 1991 ईस्वी में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, और आपसे पूछ सकता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखेंगे वो है आपका वो क्रे-1, जिसको सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं गूगल ड्राइव हमारा एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, जहाँ पर भी आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो वहीं पर आपका जो भी गूगल ड्राइव में सेव होगा, जैसे आपकी फ़ोटो हो सकती हैं, फाइल हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, तो सारा आप जैसे जीमेल आईडी में आपने गूगल पर सेव कर दी फ़ोटो और आप आपको मोबाइल टूट गया, फूट गया या कहीं खो गए, तो आप जिस डिवाइस पर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो वहीं पर आपका जो गूगल में सेव होगा जितना डेटा वो सारा आ जाएगा। आपके फ़ोन नंबर भी सेव हो सकते हैं और वीडियो भी सेव हो सकते हैं, फ़ोटो भी सेव हो सकती हैं, जो भी आपने सेव किया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 43। ओएमआर, ओएमआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ओएमआर सबसे पहले जानेंगे, यह एक आपका इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क जो चिन्ह होते हैं इनको पढ़ने के लिए, जो ऑप्टिकल मार्क होते हैं इनको पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो वो आपकी ओएमआर तकनीक का प्रयोग होता है आंसर शीट रीडिंग करने के लिए। जब जो आपका देखेंगे वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहा है या आप हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, तो आपने सीट भरी होगी जिसमें आपके 4 गोले होते हैं ABCD, और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपकी OMR सीट भरी जाती है। तो OMR सीट जो होती है, क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति चेक करता होगा? तो नहीं, उसको मशीन में डाल दिए जाते हैं और मशीन के माध्यम से आंसर शीट रीडिंग करने के लिए OMR तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल मुख्यतः किस स्तर पर काम करता है? जो फायरवॉल है आखिर किस स्तर पर काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर या फिजिकल लेयर पर? तो जो फायरवॉल होता है आखिर ये मुख्यतः किस लेयर पर काम करता है? तो यह एक प्रकार का आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी है? तो वो है 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जो सबसे अंतिम कॉलम होता है वो होता है 1024, और आप देखेंगे AMJ अंतिम कॉलम कौन सा होता है? तो AMJ।
और यदि आपसे पूछे वर्तमान अपडेट, यदि वर्तमान शब्द लगा देंगे तो वहाँ पर आपके कॉलम हो जाएंगे 16,384 और एड्रेस होगा XFD। लेकिन याद रखना है यदि वर्तमान पूछे तो ये, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो अधिकतम कॉलम की संख्या आपकी 1024। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पूछे रो कितनी होती हैं, जो पंक्तियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी पंक्ति होती हैं, वो होती है आपकी 10,48,576। अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। जो IPv6 एड्रेस होता है इसकी लंबाई आप पढ़कर आए हैं 128 बिट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस अवधारणा पर आधारित, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर ये किस अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए सेंट्रलाइज डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर, डेटा वेयरहाउस या डेटा माइनिंग। तो जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक प्रकार की आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कोई विशेष शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप Alt Shift O का प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखेंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए ये शॉर्टकट कुंजी जरूर याद रखेंगे। टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+12 का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस एक ऐसे प्रकार का है जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस का एक ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, तो वो कौन सा है। वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, बूट इन्फेक्टर है या लॉजिक बम। तो कंप्यूटर वायरस का एक ऐसा प्रकार जो बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, तो वो होता है बूट इन्फेक्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। SSL सर्टिफिकेट किसके लिए प्रयोग होता है। तो SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। SSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। और यह किसके लिए प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है डेटा इनक्रिप्शन नेटवर्क के लिए। डेटा इनक्रिप्शन नेटवर्क के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डेटा इनक्रिप्शन नेट के लिए हमारा SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल अभी 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आपको क्लास के अंत तक जुड़ा रहना है। जिस प्रकार से मैंने बताया जब पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से। तो जो 60 क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव है, और आगे के 40 क्वेश्चन है वो आपके ट्रू फॉल्स के भी होने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जब दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आगे जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएंगे। पूछा गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस की के माध्यम से खोली जाती है। तो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू ने पूछकर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाते हैं आप उनको शो करना चाहते हैं, स्लाइड शो करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे स्लाइड शो करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड शो के लिए स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड शो के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। रूटकिट किस प्रकार का खतरा है। जो रूटकिट है आखिर ये किस प्रकार का खतरा है। ऑप्शन ए मेलवेयर है, ऑप्शन बी एंटीवायरस है, डेटाबेस टूल है या कंपाइलर बग। तो जो रूटकिट है वो किस प्रकार का खतरा है, तो वह एक प्रकार का आपका मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का विजन स्टेटमेंट है सीमलेस एक्सेस है, सिक्योर एंड ऑथेंटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस नीति से जुड़ा है। तो यह जुड़ा हुआ है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP की फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि NEGP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखेंगे NEGP होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। NEGP की फुल फॉर्म होती है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका सम फंक्शन होता है आखिर ऑटो इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। आप सब जानते हैं सम फंक्शन का प्रयोग होता है संख्याओं को जोड़ने के लिए, लेकिन आपसे पूछा गया ऑटो इंसर्ट करने के लिए कि ऑटोमेटिकली आपका जग जाए बिना फॉर्मूला लगाए, तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे ऑटो सम के लिए हम प्रयोग करेंगे Alt+= का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। SQL इंजेक्शन किस प्रकार का खतरा है। तो यह एक प्रकार का आपका डेटाबेस हैकिंग अटैक है। ऑप्शन नंबर बी SQL
इंजेक्शन किस प्रकार का खतरा है, तो वो है आपका डेटाबेस हैकिंग अटैक। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फर्स्ट बग किसे माना जाता है, जो पहला बग है आखिर किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे ए मॉथ इन हार्वर्ड मार्क सेकंड को कंप्यूटर का पहला बग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग करते हैं। और आप सब जानते हैं कंट्रोल आल्ट सी के माध्यम से हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल आल्ट सी, और वर्ड काउंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी। RAID टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो RAID टेक्नोलॉजी है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे RAID टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य डेटा सिक्योरिटी एंड रिडेंसी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है यूपीआई में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है, तो यूपीआई में जो नई सुविधा जोड़ी गई है वो है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी यूपीआई के फुल फॉर्म जानकर आए हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और क्लास का 60वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस जो हमेशा स्थिर रहता है, जो कौन सा सेल रेफरेंस जो हमेशा स्थिर रहता है, तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपके डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। डॉलर कॉलम का नाम लिख देंगे और डॉलर चिन्ह लगाकर रो का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगी और सेल आपकी इस प्रकार से वह स्थिर रहेगी। अगला क्वेश्चन है एआई का ब्रांच जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने पर केंद्रित है, तो वो है कौन सा है, तो वो है आपका एनएलपी। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएलपी की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई का वह ब्रांच जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने पर केंद्रित है, तो वो है आपका एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखेंगे आपने अभी तक यहाँ पर 60 क्वेश्चन पढ़े हैं, वो पढ़े हैं आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाले। आपके जब में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन नंबर 62। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में जो ट्रांजिशन और एनिमेशन होता है, क्या दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अभी आपने बताया था कि जो ट्रांजिशन होता है वह स्लाइड पर काम करता है, जबकि जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर काम करता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। जो एनिमेशन और ट्रांजिशन होते हैं दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63 में RAM, जो RAM है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो याद रखेंगे RAM हमारी एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। लाइट जाने के बाद यह डेटा अपना स्वतः ही मिटा देती है, तो वह आपकी रैम होती है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट, रेटिना, आइरिस स्कैन शामिल होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यदि आपने कोई भी ऑनलाइन एग्जाम दिया है तो आप देखेंगे या तो आपका अंगूठे के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, अंगूठे के माध्यम से किसी कंडीशन में नहीं हो पाता तो आपकी आंखों के माध्यम से आप कहेंगे आंख खोलो और आपकी आंखों में वो डिवाइस लगाई जाती है वो आपका आइरिस हो जाएगा। और आपकी जो रेटिना है इस प्रकार से आप देख सकते हैं आंखों के माध्यम से और फिंगर के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। ईमेल में BCC का मतलब होता है, ईमेल में CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो याद रखेंगे ईमेल में जो BCC होता है उसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का मतलब कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। फुल फॉर्म दोनों की याद रखेंगे, CC का मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर आपका मतलब सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका आंसर सही है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, CC की फुल फॉर्म क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा तो इनकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखेंगे। USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। जो USSD होता है क्या इसका पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इसके एक्सप्लेन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यह मोबाइल नेटवर्क पर आधारित एक तकनीक है जिसके बिना इंटरनेट की जानकारी बिना इंटरनेट की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे आपका *123 है, आपने यदि कीपैड मोबाइल चलाया तो आपने इस नंबर का जरूर यूज किया होगा बैलेंस चेक करने के लिए कीपैड मोबाइल में।
IRCTC से तत्काल टिकट बुक करने पर मेल आता है, तो बिल्कुल यदि आप IRCTC का प्रयोग करते हैं, आप ऑनलाइन डायरेक्ट घर बैठे टिकट बुक करना चाहते हैं कि कोई भी शब्द रेलवे संबंध लेना चाहते हैं, तो आप IRCTC का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल OTP और ईमेल के माध्यम से लॉगिन होता है, तो आपके पास ईमेल किस आपके पास ईमेल के माध्यम से जानकारी भेज दी जाती है। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो नहीं, आपका आंसर होगा फॉल्स। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और ये एक प्रकार की आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली जाने के बाद ये अपना डेटा बनाए रखती है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिजली जाने के बाद जो अपना डेटा खत्म कर देती है वो कहलाती है कौन सी मेमोरी, तो वो होती है रैम। बिजली जाने के बाद जो अपना डेटा खत्म कर देती है वो कहलाती है आपकी रैम, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है यह आपकी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। लाइट जाने के बाद यह अपना डेटा बनाए रखती है, हटाती नहीं है, तो यह आपका एक प्रकार का रोम होता है। उमंग ऐप से खोया हुआ मोबाइल खोज सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि जो हमारा उमंग ऐप है इससे आप खोया हुआ मोबाइल तो नहीं सर्च कर सकते, लेकिन यदि आप खोया हुआ मोबाइल सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो चोरी जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आप सरकार तक अपनी आवाज़ लगाना चाहते हैं, तो आप CEIR वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही कभी आपका मोबाइल चालू होता है तो जानकारी मिल जाती है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपका जैसे मोबाइल चोरी होता है तो आप थाने जाते हैं, एप्लीकेशन लिखा देते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे कि मोबाइल आपका चालू होता है, तो यदि सर्वे पे लगा हुआ है तो आपका मोबाइल मिलने के अधिक चांस होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन, मतलब ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आप नॉर्मल जैसे कहीं भी थाने कोतवाल में भी दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं आप घर बैठे ऑनलाइन CEIR पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 70। PPF एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, तो सही है बिल्कुल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसका फुल फॉर्म होता है, और इस प्रकार से इसका आंसर होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है पेज। पेज के नीचे जो होता है उसको फुटर कहते हैं, जो पेज के नीचे होता है क्या उसको फुटर कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप देखेंगे जो ऊपर वाली पट्टी है वो आपकी हेडर कहलाएगी, और जो नीचे वाली पट्टी है वो क्या कहलाएगी, नीचे वाली पट्टी कहलाएगी फुटर। ऊपर वाली पट्टी क्या कहलाती है, ऊपर वाली पट्टी आपकी हेडर कहलाती है, और नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है, वो आपकी फुटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वीडियो। वीडियो एक इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे जो हमारा वीडियो है वह एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन आप देखेंगे यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में आपकी टच स्क्रीन आ रही हैं, तो आपका एक प्रकार से वो इनपुट भी हो जाएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो आप देखेंगे टच स्क्रीन के माध्यम से आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और एक प्रकार से आपको वो आउटपुट के रूप में शो हो रहा है, जो आपने इनपुट दिया है वह आपको शो हो रहा है, तो वो आपका एक प्रकार आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट आपका एक प्रकार का दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सही। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसे इनपुट डिवाइस भी माना जा सकता है जब आप उसको टच स्क्रीन होती है। याद रखें कि नॉर्मल आपसे वीडियो पूछेगा, वजह से मॉनिटर रखा हुआ है, तो वह आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। लेकिन जैसे आपकी टच स्क्रीन वाला वीडियो है तो वह आपका इनपुट डिवाइस, जैसे आपका मोबाइल है यह आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आपको उसमें शो हो रहा है, स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो आपका इनपुट है, और आपने यहाँ पर बंद कर दी वीडियो को या आपने और कुछ काम कर रहे हैं तो वह इनपुट और आउटपुट दोनों आपके काम हो रहे हैं। कंप्यूटर में वायरस भेजना IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 और 66A में आता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। कंप्यूटर में वायरस भेजना IT एक्ट 2000 के अंतर्गत, और ये आप सेक्शन को याद रखेंगे 43, 66 और 66A के अंतर्गत आते हैं। ये सेक्शन साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका हैकिंग और वायरस फैलाने से। QR कोड संपर्क रहित कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है, QR कोड संपर्क रहित काम करता है। QR कोड को स्कैन करके बिना संपर्क के आप उसमें पेमेंट या किसी प्रकार से वेबसाइट आदि खोलना संभव होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने QR है, आपने QR स्कैन किया, सीधे पेमेंट हो जाएगी, या कोई लिंक है, कोई वीडियो की लिंक है, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप, यूट्यूब किसी प्रकार की लिंक है, तो आप डायरेक्ट QR कोड के माध्यम से भी उसको स्कैन कर सकते हैं और सीधे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अमेज़न सोशल नेटवर्क है, तो अमेज़न आपकी सोशल नेटवर्क नहीं है। आप इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, आप इसका प्रयोग ई-कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन सामान की खरीदारी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अमेज़न का प्रयोग करते हैं। कोई भी सामान मंगाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अमेज़न का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आ जाता है। एन्क्रिप्शन सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है, जो एन्क्रिप्शन होता है क्या यह सुरक्षा के लिए
प्रयोग होता है तो बिल्कुल सही है, एन्क्रिप्शन का प्रयोग है सुरक्षा के लिए होता है। एन्क्रिप्शन डेटा को कोड में बदल देता है और जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं उसमें लिखा होता है एन्क्रिप्शन टू एन्क्रिप्शन, मतलब सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है आपका टीसीपी आईपी इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है, तो आपका आंसर होगा सही टीसीपी आईपी इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर होगा सही। एंटीवायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। जो एंटीवायरस होता है क्या यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा फाल्स, क्योंकि जो एंटीवायरस होता है वो होता है कि सिस्टम में वायरस ना पाए, सुरक्षा के लिए होता है, ना कि कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि एंटीवायरस होता है वह सिक्योरिटी के लिए प्रयोग होता है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये का जो नोट होता है, 100 रुपये का नोट होता है, क्या उसका साइज है 66 mm गुणे 142 mm होता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा। जो 100 रुपये का नोट होता है उसका साइज होता है 66 mm गुणे 142 mm। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम में जो आपका 8वां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सा नोट है, कितना साइज होता है, कौन सा कलर होता है और कौन से नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इन बातों को आप याद कर लेंगे। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जो आपके सिर्फ करेंसी से संबंधित था कि किस प्रकार से करेंसी पे क्वेश्चन आते हैं, कौन से नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं और साथ में कौन कौन से नोट को जारी करता है। जैसे सिक्के को कौन जारी करता है, नोट को कौन जारी करता है, और आप देखेंगे कौन से नोट पर किसके हस्ताक्षर कौन सी आकृति बनी हुई है। जैसे 10 रुपये के नोट पर अलग, 20 रुपये अलग, 50 रुपये अलग, 100 रुपये अलग और 200 रुपये अलग, 500 रुपये अलग, जो 2000 का नोट बंद हो गया उस पर अलग। तो सभी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बना दिए थे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 50 रुपये के नोट का साइज होता है 66 गुणे 150 mm का, और आप देखेंगे इसको आरबीआई के अनुसार ये आपका अगला क्वेश्चन है। नेफ्ट और आरटीजीएस फंड ट्रांसफर के तरीके। जो आपका नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और जो आरटीजीएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या दोनों ही फंड ट्रांसफर के तरीके हैं? तो बिल्कुल सही है। आप यदि ज़्यादा मात्रा में पैसे का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आरटीजीएस का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का। और जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, इसमें कुछ समय लगता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, लेकिन जो आपका आरटीजीएस होता है इसमें आपका तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ये दोनों बैंक के जरिए पैसे भेजने के माध्यम है। आप इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? बैंक के माध्यम से डायरेक्ट इसमें पैसे भेज सकते हैं किसी के खाते में। WWW के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखेंगे आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन, जैसे कि WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। कब किया गया? 1989 में। 1 2 3 4 इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर एक ही होते हैं? तो नहीं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में ये आपका मदद करता है, दोनों ही आपके अलग अलग होते हैं। फेसबुक अकाउंट के लिए न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। यदि आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे 2026 चल रहा है वर्तमान में, यदि आप 2020 सेलेक्ट करके अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उस अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि जो न्यूनतम आयु होती है वो 13 वर्ष उसमें अप्लाई होती है। यदि आप इससे कम करेंगे तो वो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग फाइंड करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। कंट्रोल ऐप के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पर कुछ सर्च कर सकते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। ईमेल में डोमेन नेम जरूरी होता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ईमेल में जो पहला होता है वो होता है यूजर नेम, उसके बाद डोमेन नेम होता है, उसके बाद जो होता है @ चिन्ह। एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही @ चिन्ह होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। पहले होता है यूजर नेम, उसके बाद होता है @ चिन्ह, और इसके बाद होता है उसमें डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है मेल भेजने के लिए रिसीवर का ऑनलाइन होना जरूरी होता है। जब आप किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, क्या उसका ऑनलाइन होना जरूरी होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। यदि वो ऑफलाइन है
बंद है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, किसी कंडीशन में चालू है या नहीं है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें क्या होता है, हमें अपना मेल भेज दिया है, जैसे हम अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज देते हैं, यदि उसके में नेट चालू हुआ तो उसकी में पहुँच जाएगा, यदि नहीं चालू है तो मतलब उस व्यक्ति को हमारी तरफ से पता चल जाता है भेज दिया गया है। और जिसके पास पहुँच जाता है तो वो अलग चिन्ह हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा मैसेज भेज दिया गया है, जैसे ही वो एक्टिव हो तो ऑटोमेटिकली उसके पास पहुँच जाएगा, उसको दिख जाएगा। तो इसमें रिसीवर का ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन नहीं है तो आप पास वो मेल जा ही ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं, तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ था, तो मैंने आपको अभी बताया था जब एआई वाला क्वेश्चन पढ़ा था, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया था। पांचों पीढ़ियों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हैकर मोबाइल चुराने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकता, तो आप आंसर, जब उसने मोबाइल को चुरा ही लिया तो वो उसमें कुछ भी कर सकता है, यदि उसको एक बार लॉक पता चल जाता है। तो 2000 के नोट का रंग स्टोन ग्रे है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि स्टोन ग्रे तो नहीं है, लेकिन 2000 के नोट का रंग कैसा है आपका, ब्राइट येलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पानेट एक सर्च इंजन है, तो आप कहेंगे नहीं सर, अर्पानेट हमारा इंटरनेट का पूर्ववर्ती माना जाता है और अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट का पूर्ववर्ती है, पहला इंटरनेट किसे माना जाता है, तो आपको अर्पानेट को माना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अर्पानेट पहला नेटवर्क है, ना कि सर्च इंजन, और फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यह अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है। डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी होता है, जो डिजी लॉकर होता है उसमें आधार कार्ड क्या जरूरी होता है, तो बिल्कुल सही है। डिजी लॉकर का यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिना आधार कार्ड के डिजी लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका डिजी लॉकर वेरीफाई होता है वह आधार कार्ड और आधार कार्ड में लगे हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, उसके माध्यम से ही आपका डिजी लॉकर वेरीफाई होता है, तभी आपका आगे प्रोसेस होती है। डिजिटल इंडिया विजन ट्रांसफॉर्म्स इंडिया इनटू डिस्प्ले एम्पावर सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 1 से 2 आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो आपको लगेंगे बहुत ही कठिन है, तो वो कठिन क्वेश्चन होते हैं। कुकीज का प्रयोग यूजर की ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। जो कुकीज होता है इसका प्रयोग यूजर की ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी स्लो मेमोरी होती है, तो आप कहेंगे नहीं, सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी ही मानी जाती है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास होती है। IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल फेसिंग के लिए किया जाता है। जो आपका IMAP प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग ईमेल फेसिंग के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकैटनेट फंक्शन का प्रयोग है टेक्स्ट जोड़ने के लिए होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आपका कॉनकैटनेट फंक्शन होता है इसका प्रयोग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया एफटीपी में ऐप का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो याद रखेंगे एफटीपी में फाइल का एफटीपी में ऐप का मतलब होता है फाइल, और आपका आंसर सही हो, क्योंकि जो एफटीपी होता है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आज की क्लास में आपने 100 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई तो एक बार इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आप साथ में देखेंगे आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आप इन मैथन क्लास को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में लगे रहिए और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म कब भरा था, क्योंकि अभी आप देखेंगे फर्स्ट फेज के एग्जाम आपके चल रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम आपने कब फॉर्म भरा था और आपका एग्जाम कब होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।